नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। यूपीएससी के 45 सरकारी पदों को लेटरल एंट्री के जरिए भरने के फैसले पर एनडीए से विरोध की आवाज उठी। नीतीश कुमार की जेडीयू ने साफ कह दिया कि वो इसके विरोध में है। चिराग पासवान ने भी साफ कह दिया ये गलत है और सरकार के सामने मुद्दा उठाएंगे। हालांकि टीडीपी समर्थन में रही, लेकिन एनडीए के सहयोगियों के नाराज हो जाने से मोदी सरकार कांप गई और एक बार फिर अपने फैसले को वापस लेना पड़ा है। अब मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री को कैंसिल करने के लिए कहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशों के अनुसार लेटरल एंट्री विज्ञापन को रद्द करने के लिए यूपीएससी चेयरपर्सन को पत्र लिखा। जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन प्रीति सूदन को पत्र लिखा है कि इस नीति को लागू करने में सामाजिक न्याय और आरक्षण का ध्यान रखा जाना चाहिए। दरअसल लेटरल एंट्री में आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया। इसके बाद एनडीए के सहयोगियों यानी जेडीयू और एलजेपी रामविलास ने भी आपत्ति जता दी। लोकसभा चुनावों में आरक्षण के मुद्दे पर तगड़ा झटका खा चुकी बीजेपी ने इस मुद्दे पर राजनीति गरमाने से पहले ही कदम वापस ले लिया। बता दें, शुरू से ही कहा जा रहा है कि सरकार बैसाखी पर है। यह फैसला विपक्ष के कारण वापस नहीं लिया गया है, बल्कि सहयोगी ही विरोध में खड़े हो गए तो मजबूरी में उठाना पड़ा, नहीं तो सरकार से हाथ धोने पड़ते। सहयोगियों के विरोध से पहले बीजेपी सरकार लगातार इसका बचाव कर रही थी। ये कांग्रेस सरकार लेकर आई थी, लेकिन अब बात बन नहीं पाई। मोदी जी इस सरकार में काफी कमजोर हैं। इससे पहले वक्फ बोर्ड को लेकर आए बिल को भी जेपीसी कमेटी के पास भेजना पड़ा था, क्योंकि वहां पर भी टीडीपी और चिराग पासवान ने मांग कर दी थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने 4 चुनावी राज्यों के महासचिवों, प्रभारियों और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों से मुलाकात की। साथ ही पार्टी ने कहा कि वो विधानसभा चुनावों के आगामी दौर के लिए पूरी तरह से तैयार है। बता दें, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में सितंबर और अक्टूबर में चुनाव होने हैं। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। वेणुगोपाल ने एक्स पर कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और एलओपी राहुल गांधी जी ने एआईसीसी मुख्यालय में चुनाव वाले 4 राज्यों के महासचिवों, प्रभारियों और स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने कहा कि हम आगामी दौर के चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भाजपा और उसके सहयोगियों के खिलाफ स्पष्ट गुस्सा है और हमें विश्वास है कि हम जीतेंगे और प्रत्येक राज्य में गरीब समर्थक, जन समर्थक सरकार की लोगों की इच्छाओं को पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि देश में 30 साल बाद गृह युद्ध शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि 30 साल बाद इस देश के अंदर गृह युद्ध प्रारंभ हो जाएगा और 30 साल बाद ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप लोग रह नहीं पाएंगे। जिस प्रकार हमारे देश के अंदर डेमोग्राफी बदल रही है, ऐसा दावा सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी के हवाले से किया है। उन्होंने आगे कहा कि हमें इस बात पर विचार और चिंतन करना है। हमें इसके लिए काम करना चाहिए कि हिंदू शब्द कैसे मजबूत हो। कांग्रेस ने विजयवर्गीय के इस बयान को सरासर गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए मांग की है कि वो इस कथन के लिए उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। कोलकाता रेप मर्डर मामले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में आज सुनवाई हुई। सुनवाई सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि अपराध का पता शुरुआती घंटों में ही चल गया था। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा कि अधिकतर युवा डॉक्टर 36 घंटे तक काम करते हैं। हमें कामकाज के सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए एक नेशनल प्रोटोकॉल विकसित करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर महिलाएं काम पर नहीं जा पाएंगी और कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं होंगी तो ऐसा कर हम उन्हें समानता के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जाहिर की कि पीड़िता का नाम मीडिया में हर जगह छप चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल का आचरण जांच के दायरे में था तो उन्हें तुरंत दूसरे कॉलेज में कैसे नियुक्त कर दिया गया। साथ ही कोर्ट ने कोलकाता पुलिस पर भी सवाल उठाए। उसने कहा कि कैसे हजारों की भीड़ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घुस गई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में एफआईआर देरी से दर्ज करने को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए आरजीकर की घटना को भयानक करार दिया। लेकिन अगर आप ये पूछेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की मंगलवार की इस सुनवाई से हासिल क्या हुआ, तो वो है 10 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स जो डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सुझाव देगी। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मेडिकल प्रोफेशनल की सुरक्षा तय करने और दिशा निर्देश तय करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठित करने का प्रस्ताव रखा।
सीजीआई ने कहा है कि अस्पताल पूरे दिन और रात खुले रहते हैं, डॉक्टर 24 घंटे काम करते हैं और अक्सर मरीजों और उनके परिवारों से दुर्व्यवहार का सामना करते हैं और उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत भर के डॉक्टरों से स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट के कारण अपनी हड़ताल खत्म करने को कहा। अदालत ने कहा कि हम चाहते हैं कि वो हम पर भरोसा करें, उनकी सुरक्षा सर्वोच्च राष्ट्रीय चिंता का विषय है। कोलकाता के अस्पताल में रेप और हत्या की घटना पर शुरुआत में ममता बनर्जी सरकार का समर्थन करने के बाद अब इंडिया गठबंधन की पार्टियों में टीएमसी के इस मुद्दे पर निपटने के तरीके से बेचैनी पैदा हो गई है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद गठबंधन के भीतर ये पहला गंभीर मामला है। हाल ही में संसद सत्र के दौरान इंडिया गुट ने एकजुटता का प्रदर्शन किया था, लेकिन कोलकाता की घटना ने हालात बदल दिए हैं। दूसरी तरफ भाजपा ममता के इस्तीफे की मांग कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने जिन नेताओं से बात की वो इस बात को लेकर चिंतित थे कि बीजेपी इस मुद्दे का फायदा उठाएगी, लेकिन उन्होंने घटना से निपटने के सरकार के तरीके पर सवाल उठाए। नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार जिस तरह ममता की आलोचना करने वालों पर हमले करने वालों पर कार्रवाई कर रही है वो गलत है। खास तौर पर अपने ही राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत ही नहीं थी। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कोलकाता की घटना पर कहा था कि पीड़ित को न्याय मिलने के बजाय आरोपियों को बचाने की कोशिश हुई। राहुल ने अस्पताल और स्थानीय प्रशासन के बारे में गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी की राज्य इकाई ने राहुल से और अधिक आक्रामक रुख की मांग की थी, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस का मानना है कि ममता सरकार ने कई स्तरों पर स्पष्ट रूप से गड़बड़ की है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के दबाव के बावजूद राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी काफी सामान्य रखी, लेकिन टीएमसी नेताओं ने राहुल पर भी हमला कर दिया। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन ममता सरकार ने जिस तरह बाद की घटनाओं में रुख दिखाया उस पर इंडिया गठबंधन के नेता चिंतित हैं। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को लेकर हेमा आयोग की रिपोर्ट आई है, जिसके बाद अब भूचाल आ गया है। बता दें, इसी साल 24 जुलाई को केरल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जस्टिस हेमा आयोग की रिपोर्ट जारी करने पर रोक लगा दी थी, पर केरल सरकार ने सोमवार यानी 19 अगस्त को जस्टिस हेमा समिति की 235 पन्नों की रिपोर्ट को फाइनली जारी कर दिया। करीब 5 साल पहले ही यह रिपोर्ट आ चुकी थी, लेकिन सोमवार को इसे जारी किया गया। दरअसल मलयालम सिनेमा में महिलाओं के सामने आने वाली परेशानियों को लेकर यह रिपोर्ट जारी होनी थी। रिपोर्ट में महिलाओं का यौन शोषण किए जाने की कई कहानियों का खुलासा हुआ है। इस मामले में सुपरस्टार समेत कुछ और लोगों का हाथ होने की जानकारी भी सामने आई है। बताया गया है इस फिल्म इंडस्ट्री में कैसे पुरुषों का दबदबा है और कैसे वो महिलाओं का शोषण करते हैं, और फिल्म मिलने के बाद ही नहीं, फिल्म मिलने से पहले ही घिनौनी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि महिलाएं ये मामले बताने से क्यों डरती हैं। रिपोर्ट हिला देने वाली है। हेमा कमेटी रिपोर्ट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की। शशि थरूर ने कहा, यह बेहद शर्मनाक है कि सरकार ने रिपोर्ट को 5 साल तक दबाए रखा और दबाव में आकर जारी किया। वो इसके नतीजों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को खुद पर शर्म आनी चाहिए। केरल फिल्म इंडस्ट्री की देश और दुनिया भर में प्रसिद्ध निर्देशकों और कलाकारों के साथ प्रतिष्ठा है और ये एक सम्मानित इंडस्ट्री है। थरूर ने कहा कि इस तरह की इंडस्ट्री को कलंकित होते देखना, महिलाओं के लिए असुरक्षित कामकाजी माहौल बनाना और डराने धमकाने और इससे भी बदतर कार्यों के जरिए इसे जारी रखना माफी के योग्य नहीं है। थरूर ने कहा, ये वो नहीं है जो केरल के लिए होना चाहिए। हमें एक जैसा राज्य होने पर गर्व है जो 200 साल से अधिक वक्त से लड़कियों को प्राथमिक स्तर पर शिक्षित करने के मामले में पहले स्थान पर है, जिसने महिलाओं को सशक्त बनाया है। उन्होंने कहा, इस रिपोर्ट को पूरी तरह प्रसारित करने, चर्चा करने और इस पर कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किन की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। एक महिला के लिए शिकायत करना आसान नहीं होता। जिन्होंने शिकायत की उनकी भी प्रतिष्ठा और करियर था, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जानते हैं कि तथ्यों का सामने आना जरूरी है। भारत में तेजी से ठप हो रहे खादी उद्योग को लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। सोनिया गांधी ने इसके लिए केंद्र सरकार की खराब नीतियों और खादी के प्रति उदासीनता को जिम्मेदार ठहराया। द हिंदू अखबार में लिखे एक लेख में सोनिया गांधी ने बताया है कि कैसे एक तरफ सरकार हर घर तिरंगा जैसे अभियान से देशभक्ति को बढ़ावा देने की बात कहती है, लेकिन इसी झंडे को बनाने के लिए खादी की जगह पॉलिएस्टर का विकल्प देकर स्वदेशी खादी को खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि कैसे सरकार खादी को खत्म कर रही है और मशीन से निर्मित पॉलिएस्टर से झंडे बनवा रही है
और पॉलिएस्टर को बड़े पैमाने पर चीन से खरीदा जा रहा है। सोनिया ने लिखा कि खादी भले ही मोटा और मजबूत होता है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व में खादी को बुना था। खादी एक साथ हमारे गौरवशाली अतीत के साथ ही भारतीय आधुनिकता और आर्थिक जीवन शक्ति का प्रतीक है। हालांकि 2022 में हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर सरकार ने कोड में संशोधन कर दिया। इसके तहत मशीन से बने पॉलिएस्टर बंटिंग को भी शामिल किया गया और साथ ही पॉलिएस्टर झंडों को जीएसटी से बाहर कर दिया गया। हालांकि खादी को बढ़ावा देने वाले लोगों ने इस फैसले को गलत बताया। उनका कहना है कि ऐसे समय में जब अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों की सेवा के लिए खुद को नए सिरे से बांधना उचित होता, सरकार ने उन्हें अलग रखने और बड़े पैमाने पर बाजार में मशीन से बने पॉलिएस्टर कपड़े को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि कैसे कर्नाटक के हुबली जिले में कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ, जो कि भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से मान्यता प्राप्त देश की एकमात्र राष्ट्रीय ध्वज निर्माण इकाई है, उसने खादी उद्योग की राज्य प्रायोजित हत्या की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि लेकिन अब देश में मुख्य रूप से चीन से आए पॉलिएस्टर और उसी कपड़ों से राष्ट्रीय ध्वज बन रहा है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने लेख में मोदी सरकार को घेरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को फेयरवेल स्पीच दी। इस दौरान वो स्टेज पर आकर भावुक हो गए। उन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी एशले बाइडेन को गले लगाया। पूरी स्पीच के दौरान उन्होंने अपने हर काम के साथ उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम जोड़ा। वो कई बार हैरिस की तारीफ करते दिखे। बाइडेन ने वहां मौजूद भीड़ को धन्यवाद कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, अमेरिका आई लव यू। बाइडेन ने भीड़ से पूछा कि आप कमला हैरिस और टिम वॉल्ज को चुनने के लिए तैयार हैं। बाइडेन ने ट्रंप को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उन्होंने 6 जनवरी 2021 को हुई कैपिटल हिल हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में राजनीतिक हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। इसके साथ ही बाइडेन ने अपनी उपलब्धियां भी गिनाई। अमेरिका के इंटेलिजेंस अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार अभियान को हैक करने के पीछे ईरान का हाथ था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI और अन्य जांच एजेंसियों ने बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की है। बयान में कहा कि ईरान ने अमेरिका के चुनाव में लोकतांत्रिक संस्थानों में कलह को बढ़ावा देने और विश्वास को कम करने के लिए हस्तक्षेप करने का फैसला किया था। बयान में कहा गया है कि ईरान ने सोशल इंजीनियरिंग और अन्य प्रयासों के माध्यम से दोनों राजनीतिक दलों के राष्ट्रपति अभियानों के साथ ऐसा करने का प्रयास किया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप ने कहा कि वो टेस्ला के मालिक एलन मस्क को सलाहकार बनाने को लेकर तैयार है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत के दौरान ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो मस्क को सलाहकार या कैबिनेट पद देने पर विचार करेंगे। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा वो ऐसा बिल्कुल करेंगे। उन्होंने कहा कि मस्क बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, अगर वो चाहेंगे तो ऐसा जरूर किया जाएगा। बता दें, टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप का इंटरव्यू लिया था। 1 साल से भी ज्यादा समय से जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के लिए आवेदन किया। इमरान खान के सलाहकार सैयद जुल्फिकार बुखारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इमरान खान के कहने पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर इलेक्शन 2024 के लिए उनका आवेदन फॉर्म जमा कर दिया गया है। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अभी तक इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा है। यूनिवर्सिटी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम अक्टूबर में बताए जा सकते हैं। मतदान 28 अक्टूबर को ऑनलाइन होगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।